हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम रोज रात 9 से 10 बजे एक वीडियो देखते हैं, वीडियो सेशन करते हैं और उनमें जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ रहती हैं, उन्हें हम एक नाइट डोज़ की तरह लेते हैं। रात की गोली की तरह हम इसे यहाँ पे लेते हैं और ट्राई करते हैं कि 10 से 15 से 20 एमसीक्यू जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू रहें, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाए। उससे रिलेवेंट जो फैक्ट हैं, अदर फैक्ट है, जो स्टैटिक का टॉपिक है, उसको भी थोड़ा-सा यहाँ पे देखा जाए कि क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, चाहे यूपीएससी में हो, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो या कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज तो बहुत ज़्यादा करंट की न्यूज़ थी नहीं, तो हमने क्या किया है कि जो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जो भी करंट अफेयर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, उनको लेके 20 एमसीक्यूज़ यहाँ पे बनाए हैं और एक तरह से रिवीजन सेशन होगा। अगर आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो ऐसे करंट अफेयर से आप रूबरू होंगे जो पिछले महीने चर्चा में था। आज हम बात करें पहले प्रश्न की, जो किसके बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, ऑपरेशन अभ्यास के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? ऑपरेशन अभ्यास के बारे में बात कर रहा है कि ऑपरेशन अभ्यास कंडक्ट किया गया था मई में, वो किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा कि हमने क्या किया था, जब जब पहलगांव में ऑपरेशन हुआ, पहलगांव में जब आतंकी जो हमला हुआ, उसके बाद हमने रिटेलिएशन में ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में जो भी आतंकी ठिकाने थे उनको यहाँ पे नष्ट किया। उसके बाद जो पाकिस्तान की आर्मी है उसने बहुत सारे ड्रोन स्ट्राइक किए भारत में। तो ऐसी संभावना थी कि कोई बड़ा हमला भारत में हो तो जो जो लोग सिविलियन हैं वो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, उसके संबंध में बहुत सारी जो सिक्योरिटी एजेंसी होती हैं, जैसे एनडीएमए की बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो गया। उसके अलावा जो एनएसएस है, इसके अलावा जो पुलिस है, इन सभी ने मिलकर पूरे भारत में 244 जिलों में, हर एक स्टेट में और बड़े-बड़े शहरों में ऑपरेशन अभ्यास चलाया है, जिसमें यह बताया कि किस तरह से ब्लैकआउट की सिचुएशन में नागरिकों को अपनी सुरक्षा करनी है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे हमने देख लिया। दूसरा प्रश्न यहाँ पे बात करें किसके बारे में, कि हाल ही में जो यूएनएफपीए है उसने रिपोर्ट एक पब्लिश की, उसमें उसने बताया कि टोटल फर्टिलिटी रेट है, टीएफआर है, वो प्रतिस्थापन दर से भी या रिप्लेसमेंट रेट से भी क्या है, कम है, रिप्लेसमेंट रेट से कम है। अब रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है? 2.1 है। अर्थात जो जनसंख्या वर्तमान में जो आंकड़े हैं वो वही बने रहेंगे अगर 2.1 रिप्लेसमेंट रेट होती है या बर्थ रेट होता है। लेकिन जो यूएनएफपी है उसने कहा कि जो रिप्लेसमेंट रेट है 1.9 हो चुकी है। हालांकि जो एनएफएचएस है उसने भी यही बताया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो जो फिफ्थ रिपोर्ट है उसने भी बताया था कि 2.0 हो चुकी है जो रिप्लेसमेंट रेट है। तो इसके संबंध में यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.0 हो चुकी है, जो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है ये डाटा। तो यूएनएफपीए ने डाटा पब्लिश किया जिसमें 1.9 है। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं या मेंस में भी अगर आप जब कभी आंसर लिखेंगे तो इस संबंध में इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक यूपी का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क हम के बारे में थोड़ा-सा हम यहाँ पे देख समझ लेंगे, तो चीज़ें थोड़ा-सा अधिक आसान हो जाएँगी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है? ये भी करंट अफेयर काफ़ी चर्चा में रहा। वाराणसी में इसका सही आंसर होगा, बनारस। तो वाराणसी में लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा जहाँ से कोई इम्पोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो, सामान को रखने की, है ना? तो एक तरह के एक ऐसा पार्क बनेगा जहाँ पे मल्टी मॉडल हो, रेलवे का भी रूट अवेलेबल हो, इसके अलावा एयरवेज़ भी अवेलेबल हो, वाटरवेज़ भी अवेलेबल हो। तो इस तरह से सारा रूट यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो वाराणसी में आपको पता है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वहाँ पर यूपी सरकार ने यहाँ पे इसे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया है। तो जब भी कोई मेंस का प्रश्न आए कि जो एक्सपोर्ट इसको बढ़ावा देने के लिए लॉजिस्टिक पार्क को एस्टैब्लिश करना चाहिए, इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाराणसी में किया गया। तो एज़ एग्ज़ाम्पल आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेंस में। तो नॉलेज का क्या होता है आपका, मल्टीपर्पज़ होता है, कहीं भी आप इसे मल्टी डायमेंशनल होता है, कहीं भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हु वाज द अपॉइंटेड एज ए 26 चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन फरवरी 2025। तो जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो इनमें एक नाम आता है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार को क्या किया गया है यहाँ पर, नियुक्त किया गया है 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगर हम बात करें अ, जो चुनाव आयुक्त है या चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन है 1+2, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 3 सदस्यीय बॉडी होती है, जो जनरल इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। लोकसभा के इलेक्शन हो, विधानसभा के इलेक्शन हो, ऐसे इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो राज्य के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, खास तौर पे जो राज्य के अंदर म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं, इसके अलावा पंचायतों के इलेक्शन होते हैं, ये यहाँ पे कंडक्ट नहीं करवाती। इसके लिए एक बॉडी होती है, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। राज्य निर्वाचन आयोग ये क्या करती है, जो राज्य के अंदर जो चुनाव होते हैं, छोटे चुनाव होते हैं स्थानीय निकाय में या लोकल बॉडी के, वो राज्य चुनाव आयोग के यहाँ पे करवाता है। तो यहाँ पे मुख्य चुनाव आयोग के बारे में था, तो हमने यहाँ पे इसका प्रश्न यहाँ पे देख लिया। आगे हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5, भारत की जो पहली हाइड्रोजन
ईंधन सेल ट्रेन किन 2 शहरों के बीच में चली है? इसके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यहाँ पे जींद, सोनीपत, ये हरियाणा में है और यहाँ पे क्या है, जो पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल है यहाँ पे चली है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता क्या है बेसिकली, तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से इसमें बिजली उत्पन्न होती है और बाई प्रोडक्ट के रूप में इसमें वाटर निकलता है, बाई प्रोडक्ट वाटर। तो यूपीएससी में स्टेटमेंट एक बार आया हुआ था कि जो हाइड्रोजन फ्यूल हम बनाते हैं, तो उसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? तो वहाँ पे वाटर निकलता है, बाई प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन फ्यूल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सरकार यहाँ पे पूरे प्रयास कर रही है यहाँ पे कि जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को बढ़ावा दिया जाए। इस संदर्भ में सरकार ने 19,744 19,744 करोड़ रुपए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को यहाँ पे एलोकेट किए हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को, एनजीएचएम को इसने इंश्योर किए हैं। साथ ही इसको चलाने के लिए साइट पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। साइट, SIGST, साइट पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाए, जिसमें बस, ट्रक, जो शिपिंग है, ये सारी चीजें यहाँ पे शामिल है। दिल्ली एनसीआर, वडोदरा में 8 से ज़्यादा फ्यूल सेल बस भी यहाँ पे चलाई जा रही हैं। तो इसके संबंध में हमने यहाँ पे प्रश्न देखा। प्रश्न क्रमांक 6, G7 सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कनाडा में आयोजित किया गया है। और G7 के बारे में बात करें तो कौन-कौन सी कंट्रीज होती है? तो यूएस है। इसके अलावा हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया होता है, यूएस है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस है, कनाडा है, इटली है, जापान है, जर्मनी है, ठीक है? ये G8 भी हुआ करता था। 1975 के आसपास इसको G7 बनाया गया था। फिर आप देखेंगे कि 1999 के आसपास आई थिंक यहाँ पे G8 हो गया और इसमें रूस को शामिल किया गया था। रूस को 8वां कंट्री बनाया गया और G8 शामिल हुआ। बाद में अब 2014 में रूस ने जब क्रीमिया पे अटैक किया और जो यूक्रेन क्रीमिया पड़ता है उसको हड़प लिया, उसके बाद रूस को निकाल दिया गया और G7 हो गया। ये बेसिकली जो विश्व में जो व्यापार है, ये स्मूथ हो, इस संबंध में क्या करता है, इसकी बैठक यहाँ पे करवाता है, उसके भी डिस्कशन करता है क्लाइमेट चेंज जैसे इशूज़ पर। तो अभी कनाडा में ये हुआ है, कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पे पीएम मोदी जी को यहाँ पे आमंत्रित किया है, जिसके बाद यहाँ पे कहीं न कहीं कनाडा और भारत के जो संबंध भी हाल में खराब हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे एक नई दिशा में यहाँ पे कदम हो सकते हैं रिश्तों को लेके। प्रश्न क्रमांक 7 बात करेगा, 7 मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पे बी.आर. गवई। बी.आर. गवई जी को यहाँ पे क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है 52वें न्यायाधीश के रूप में। अगर हम बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से प्रोविज़न है, तो आर्टिकल 124 में 124(2) जो होता है, वो बात करता है कि जो न्यायाधीश है, सीजेआई, इसकी नियुक्ति की जाएगी, है ना? अब अलग से तो ज़्यादा मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, बेसिकली इसके अंतर्गत ऐसा आता है कि सीजीआई भारत में होना चाहिए। अब सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी अपॉइंटमेंट करता है राष्ट्रपति, है ना? अब देखिए, वैसे तो कॉलेजियम सिस्टम होता है, जो जस्टिस होते हैं उनको नियुक्त कर रहे हैं अपॉइंट करने के लिए, लेकिन सीजीआई के लिए अपॉइंट करने के लिए जस्टिस सिस्टम नहीं होता। इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जब ये रिटायर होने वाले होते हैं या इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो ये राष्ट्रपति को बताते हैं, राष्ट्रपति को नोटिस देते हैं, लिखित में देते हैं कि हाँ, अभी ये व्यक्ति हैं जो मोस्ट सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनको सीजीआई नियुक्त किया जा सकता है, तो उनको फिर सीजीआई बना दिया जाता है। ठीक है, कॉलेजियम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 99वां जो संविधान संशोधन था, उसके तहत क्या किया गया था, एनजेसी को स्टैब्लिश किया गया था, जिसके अंतर्गत बात की थी जो जजों की अपॉइंटमेंट होती एनजेसी करेगी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघन माना। बेसिक स्ट्रक्चर जिसे 1973 में केशवानंद भारती मामले मामले में सामने आया था, तो उन्होंने माना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन है, और अभी भी वर्तमान में जो जज की अपॉइंटमेंट होती है, किसके थ्रू होती है? कॉलेजियम के थ्रू होती है। प्रश्न क्रमांक 8, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगर अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? कितना जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा पीएम विश्वकर्मा स्कीम में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 लाख। तो 3 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9, ये क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट डॉल्फिन फोकस ऑन कंजर्विंग विच स्पीसीज? तो जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है, किस स्पीसीज को जो प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑब्वियस है, गंगेटी डॉल्फिन को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ये इनिशिएटिव है। अगर हम बात करें जो गंगेटी डॉल्फिन की, जिससे कहा जाए सुसु कहा जाता है, जिसका जो साइंटिफिक नेम है फैंटास्टिका गंगेटिका है ना? क्योंकि गंगा नदी में ये बेसिकली पाई जाती है और ये मीठे पानी में रहती है ना? और ये इसको दिखाई नहीं देता, तो क्या करती है, फील करती है सारी चीज़ों को। ये भारत, नेपाल, बांग्लादेश की नदियों में भी पाई जाती है और 2009 में भारत का जो इसे नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, है ना? राष्ट्रीय जलीय जीव इसे घोषित किया गया था। तो ये थोड़ा-सा आपको यहाँ पे याद रखना है। और इसके बारे में बात करें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है ना? इंडेंजर्ड आईयूसीएन में। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन किससे संबंधित है? गंगेटिक डॉल्फिन से। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 10, इंडिया रैंक एट व्हिच पोजीशन इन द लेटेस्ट ग्लोबल पीस इंडेक्स? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 116, 116। तो इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है? 10116 रही है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, 11 जून 2025 पीएम मोदी ने किस मंदिर में डिजिटल हुंडी प्रणाली शुरू की है? तो इसे कहाँ शुरू किया गया है? यहाँ पे देखें, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, जगन्नाथपुरी टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में है।
है ना? उड़ीसा में जगन्नाथपुरी टेम्पल, और यहाँ से क्या कि हुंडी सिस्टम को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। हुंडी सिस्टम एक तरह की, अगर आप देखें, लोन का सिस्टम हुआ करता था पुराने ज़माने में, उसको यहाँ पे डिजिटल हुंडी यहाँ पे नाम दिया गया और उसको यहाँ पे शुरुआत उसकी यहाँ पे की गई है। प्रश्न क्रमांक 12, मिज़ोरम में खरीफ मौसम के दौरान पीएमएफबीवाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अनाज या ग्रेन्स, ये जो पल्स दाल हैं, उनका प्रीमियम दर क्या है? अब ये जानने से पहले थोड़ा-सा आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर ये पीएम फसल बीमा योजना है क्या? इसको कब शुरू किया गया था? तो 18 जून, सॉरी 18 फ़ेब, मिस हो गया, 18 फ़ेब 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी, क्योंकि प्राकृतिक जो आपदाएँ होती हैं, क्लाइमेट जो डिज़ास्टर होते हैं, कीट होते हैं, कीड़े लग जाते हैं फसल में, सॉरी, तो किसानों को उससे नुकसान ना हो, इस संबंध में यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। इसमें खरीफ फसल के लिए यहाँ पे प्रीमियम रखा गया 2% का, रबी फसल के यहाँ पे प्रीमियम रखा गया 1.5% का, और जो बागवानी फसल है, गार्डनिंग जो फसल है, उसके संबंध में यहाँ पे 5%, यहाँ पे 5% यहाँ पे प्रीमियम रखा गया था। ठीक है? इसके अलावा जो पैसा वो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, इसको देखेंगे। इसका पर्पज़ यही था, किसानों की जो आय है वो स्थिर हो सके, किसानों की आय दुगनी हो सके, यहाँ पे पर्पज़ था। तो यहाँ पर अगर आप देखें, जो प्रीमियम है अनाज और दालों का, है ना? ठीक है? अनाज दालों के संबंध में जो प्रीमियम दर है यहाँ पे 2% है मिज़ोरम में। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे चर्चा में था, इसको हमने थोड़ा-सा देख लिया यहाँ पे। अगला प्रश्न बात कर रहे हैं, पीएम जनमन एंड डीए जगुआ योजना प्रमोटेड इन गजपति उड़ीसा आर मीन्ट फॉर व्हिच ग्रुप? तो किस ग्रुप के द्वारा यहाँ पे प्रमोट किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इंक्लूडिंग पीवीटीजी। पीवीटीजी जहाँ पे थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट होगा, तो देखिए, भारत में बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन ढेबर कमीशन ने बताया था कि 75 जनजातियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इसमें बोला जाता है, जो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, लगभग 13 के आसपास हैं। तो इनके विकास के लिए सरकार अलग से स्कीम यहाँ पे चलाती है। तो ये जो पीएम जनमन योजना है, तो अनुसूचित जनजातियों में उन्हीं के लिए यहाँ पे लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आप यहाँ पे याद रखें, पीएम जनमन योजना अनुसूचित जनजातियों सहित विशेष रूप से संवेदनशील, तो इस अनुसूचित जनजातियों के लिए भी साथ ही साथ पीबीटीजी को ज़रूर इंक्लूड यहाँ पे कर रही है। प्रश्न क्रमांक 14 बात करेंगे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के विकास विकसित कृषि संकल्प अभियान करीब कितने किसान शामिल हुए? तो इसमें सही आंसर को 20 लाख, यूपी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पे, वेयर वाज द एरो इंडिया 2025 हेल्ड इन फेब? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर को बी, बैंगलोर में जो एरो इंडिया 2025 है, उसका यहाँ पे आयोजन हुआ था। यहाँ पे आप इसको इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, व्हाई आर द इंडियाज नेशनल विंटर गेम्स इन फरवरी पोस्टपोन्ड? तो फरवरी भारत के राष्ट्रीय शीतकालीन खेल क्यों स्थगित किए गए? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, इनसफिशिएंट स्नोफॉल हुई गुलमर्ग में, इस वजह से क्या हुआ कि इसको यहाँ पे स्थगित किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा, विच स्टेट डिस्ट्रीब्यूटेड 3 मंथ राशन इन वन गो स्टार्टिंग May 21 टू प्रिपेयर फॉर मानसून? तो किस राज्य ने ऐसा किया? तो मध्य प्रदेश राज्य ने ऐसा किया है। जो मानसून था, उसके 3 महीने का राशन एक साथ किसी राज्य में वितरित किया गया, तो मानसून के संदर्भ में इस वजह से मध्य प्रदेश राज्य में ऐसा किया गया। अब अगर आपको पता होना चाहिए, राशन जो वितरण है, उसके अंतर्गत अगर कुछ कानून है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 बात करता है, जो गरीबी रेखा में जो लोग रहते हैं, उनको सरकार यहाँ पे राशन देगी। ठीक है? इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी चलाई गई थी, जिसमें लगभग 60 करोड़ लोगों को यहाँ पे लाभान्वित किया गया था, कोविड-19 टाइम पे जब चल रहा था, उसको भी कंटिन्यू किया गया है। प्रश्न क्रमांक 18, हाल ही में भारत और रूस ने किस क्षेत्र में विकास संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? परमाणु ऊर्जा सहयोग। देखिए, परमाणु ऊर्जा को लेके यहाँ पे सरकार आगे बढ़ रही है, क्योंकि सरकार का पर्पज़ है कि 2070 तक हमें क्या करना है? 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनना है, और वो कार्बन न्यूट्रल बनने की पहल में अगर आप देखें, जो ग्रीन एनर्जी है, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जीवाश्म जो ईंधन है, उससे कार्बन बहुत ज़्यादा निकलता है। तो 2070 तक अगर हमें करना है, तो जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, चाहे आप सौर ऊर्जा के बारे में बात करें, चाहे आप पवन ऊर्जा के बारे में बात करें, है ना? हाइड्रो पावर के बारे में बात करें, तो इसी तरह से जो न्यूक्लियर एनर्जी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका योगदान एनर्जी में 1.8% के आसपास है। तो जो टोटल हमारी जो ऊर्जा है, उसमें बहुत कम योगदान है। इस दिशा में यहाँ पे रूस के साथ समझौता किया गया, जो परमाणु ऊर्जा है, उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके। अगर हम बात करें इसमें किसका इस्तेमाल होता है, तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल यहाँ पे होता है अभी वर्तमान में, जो परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। लेकिन भारत में इसकी कमी है, भारत में थोरियम की मात्रा है यहाँ पे, थोरियम की मात्रा भारत में 1/3 है पूरे ग्लोबल का, अगर देखें सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है। खासतौर पे केरल के तटीय रीजन में थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो जो चौथा एडवांस जो हमारा परमाणु ऊर्जा के जो 4 चरण है, उसमें जो एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर है, शायद आपने उसके बारे में सुना हो। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर में थोरियम का यूज़ यहाँ पे किया जाएगा, कि यूरेनियम की जो कमी है, उसकी जगह थोरियम यहाँ पे रिप्लेस किया जाए। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 19 यहाँ पे बात करेगा, हाल ही में जो यूएनएफपी की रिपोर्ट, इसमें हमने देख लिया। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करेगा कि हाल ही में अभ्यास जो है, उसकी किसके लिए? तो नागरिक सिविल सुरक्षा के लिए, तो ये हमने थोड़ा सा देख लिया।
तो इस तरह से आपने देखा सारे प्रश्न उत्तर हमने यहाँ पे देख लिए हैं। कुछ कमी हो, कोई ज़रूरत हो, कुछ ऐसा लगता हो कि ऐड ऑन करना है तो उसे आप ज़रूर बताएँ और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आपकी रात शुभ हो, सॉरी।